नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सीटेट का फॉर्म आ चुका है और उसके लिए टाइम भी कम है दोस्तों। उसी को ध्यान रखते हुए केवल प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, क्योंकि सीटेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषण और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की यानी फैसिलिटेटर, निर्देशक की यानी डायरेक्टर, या फिर तालमेल बैठाने वालों की। बताएं दोस्तों। तो सबको पता है कि बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण मतलब आज के एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों के लिए टीचर के प्रति क्या है, सुगमकर्ता की मतलब अर्थात वो केवल एक सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर का काम करेगा। एक मिनट बच्चों, पॉइंटर ले लेता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगमकर्ता की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न मानसिक प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्या का समाधान, या फिर उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। तो सबको पता है कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, उसका आईक्यू लेवल 90 से ऊपर है, तो उच्च आत्म क्षमता होगी। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्या का समाधान मतलब ये सूझ का सिद्धांत से रिलेटेड है, जो कोहलर ने दिया था। कोहलर मतलब समस्या को देखने के पूर्ण रूप से देखने के बाद उसके अचानक उसके दिमाग में उसके समाधान आ जाना, तो ये भी होगा। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया भी होगी, लेकिन निम्न मानसिक प्रक्रिया नहीं होगी, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर है, ये स्टार नहीं है, स्तर कर लीजिएगा इसको, स्तर है ये। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के लिए, सेकंड है व्यक्तिगत मूल्य, थर्ड है अंतर्निहित संभावित दंड, या फिर डी पारिवारिक अपेक्षाएं। अंतर्निहित है ये, इंटरनल। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, उसमें नीचे शुरू होता है ऐसे। सबसे पहले क्या है आपका, भोजन है, उसके बाद आपका रोड कपड़ा है, मकान है, उसके बाद से सबसे लास्ट का वो है क्या है दोस्तों, परम सिद्धि। तो इसमें क्या कर के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय तो क्या करेगा, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छा, ये नहीं होगा। व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो दोस्तों ये नैतिक के स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो दोस्तों अंतर्निहित संभावित दंड, उसके उस मतलब उसका फॉल्स क्या है, उसका राइट क्या है, इसके करने के बाद क्या होगा, ये आपके अंदर आएंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षकों को चाहिए, शिक्षार्थियों के वैयक्तिक विभिन्नताओं के संबंध में शिक्षकों को चाहिए निम्नात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करें, कला विधि का अधिकतर प्रयोग करें, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना। तो क्या है दोस्तों, शिक्षार्थियों के मतलब उसके इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको सुधार करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो दोस्तों अगर कोई लड़का है एक क्लास में, तो चूंकि हमको सबको पता है कि समावेशी शिक्षा के लिए हम
अग्रसर हैं कि मैंने विभिन्न प्रकार के विभिन्न उपलब्धियों वाले बच्चे एक ही क्लास कक्षा में पढ़ेंगे, तो उनमें किसी को जल्दी समझ में आएगा, किसी को कम समझ में आएगा, किसी को चित्र के माध्यम से समझ में आ सकता है, किसी को नॉर्मल स्केच के माध्यम से समझ में आएगा, किसी को बोल के पढ़ाना पड़ेगा, किसी को हाथ पे, तो तमाम तरह के उस क्लास में बच्चे होंगे दोस्तों। तो इसके सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना, मतलब हर चीज से लैस हो क्लास, ताकि जो बच्चा ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझना चाहता है उससे समझ जाए, कोई लिख के समझ जाए, कोई बोल के समझ जाए, कोई एक्टिविटी के थ्रू समझ जाए। तो जब दोस्तों जब विभिन्न प्रकार के अधिगम लर्निंग स्टफ ज़्यादा होंगे तो बच्चों में ज़्यादा सीखने का, लर्निंग अधिगम का के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बताएं दोस्तों, तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम है, ये भी सही है, सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास का क्रम एक, दोस्तों सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल। पहले क्या है हमारा, सबसे क्या है दोस्तों, शीर्षाधुमुख, मतलब सर से लेके सिर से पैर तक, सबसे पहले ऊपर से नीचे तक का विकास होता है, और सेंटर से केंद्रास्तुमुखी, मतलब सेंटर से वाइड, मतलब सबसे पहले केंद्र में विकास होता है, उसके बाद से आगे बढ़ता जाता है, और शरीर में सिर से पैर तक। तो दोस्तों सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। सभी विकास का एक क्रम पालन करते हैं, बिल्कुल एक क्रम पालन करते हैं। जैसे कि 6 महीने में 8 महीने में बच्चा चलना उसके पैरों में ताकत आएगी तो 6 महीने में ही आएगी। एक निश्चित क्रम के अनुसार उसके दांत निकलेंगे, निश्चित महीने में उसके मांसपेशियों में ताकत आएगी, ये सब एक क्रम का पालन है। लेकिन सभी का विकास एक समान गति से होता है, ये गलत है दोस्तों, एक समान गति से नहीं होता। कोई लड़का 8 महीने में भी चलने लगता है, कोई 7 महीने में ही चलने लगता है दोस्तों। तो एक क्रम का पालन करते सही है, लेकिन सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, मतलब क्रिएटिविटी? तो दोस्तों अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन, सामवेगिक चिंतन। तो दोस्तों अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, दो थिंकिंग होती है दोस्तों, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो दोस्तों कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो केवल किसी भी समस्या, किसी भी चीज के एक पहलू के बारे में सोचती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो समस्या के विभिन्न पहलुओं को के बारे में सोचती है, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है दोस्तों। तो अभिसारी चिंतन जो है बेस्ट है, इसका मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो बेस्ट होता है। अगर आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिसारी चिंतन होगा अपसारी, तो इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता को नहीं से संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की आपको पता है दोस्तों, समाज से जुड़े हुए हैं, सोशल से जुड़े हुए हैं ये। तो इन्होंने ये क्या कह रहे हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो दोस्तों ये बात तो गलत है, ये वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। सेकेंड है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों उसी तरह लग रहा है कि ये गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों जहां दंड आ जाए, नियंत्रण आ जाए, ये तो आपको देखते ही सरासर काट देना है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, अनाथ नहीं दोस्तों, अंतः है, ये अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और यही हमारा होगा। आपने सुना होगा दोस्तों ZPD, जोनल प्रोस्पेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब जिसको पाद
क्षेत्र बोलते हैं, अंतः समीपस्थ क्षेत्र बोलते हैं। मतलब मान लीजिए बच्चा यहाँ है, इस एक स्टेप पे है और उसके 4 स्टेप पे जाना है, तो थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगा, मैंने बाहरी लोगों का सहयोग मिल जाएगा। जैसे उसके बड़े बुजुर्ग जो होंगे उसको थोड़ा सा उसको सहयोग देंगे तो उनको सीख कर वो डायरेक्ट इस पे चला जाएगा। तो वही जो दिया जाता है उसको दोस्तों बोलते हैं जेपीडी। तो दोस्तों समाज, जब भी समाज से सीखने की बात आया जाए तो वाइगोत्स्की इसमें सर्वप्रथम होते हैं और वही बोलते हैं कि समाज से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है, अध्यापक को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, अध्यापक को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि वे उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करें। तो दोस्तों आपको पता है कि समावेशी शिक्षा को हम प्रीफर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ावा देते हैं। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं कि जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और उन्हें आदर्श के रूप में दोस्तों ये जेंडर बेस हो जाएगा, जो लिंग भेद के बारे में एक तरह से हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी गलत है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों कुछ बच्चे तमिलनाडु से आए हो, जो नॉर्थ से आए हो, कोई साउथ से आए हो, तो उसके अनुसार उसको शिक्षा दें ताकि सभी बच्चे आराम से एक ही क्लास में बैठकर पढ़ सकें। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद से क्या अभिप्राय है। जैविकी, प्रकृति और पोषण। जैविकीय विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। सी, भौतिक और सामाजिक संस्कार की जटिल शक्तियां। हमारे आसपास का वातावरण। तो दोस्तों प्रकृति और पोषण जहां भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, मतलब डीएनए की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण का प्रमुख कारण क्या है। कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। निम्नलिखित में से सामाजिकरण का प्रमुख कारण है कंप्यूटर, तो दोस्तों इसमें सामाजिकरण से कोई मतलब नहीं, राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं। निम्नलिखित में सामाजिकरण, सामाजिकरण कहाँ से होता है दोस्तों, सबसे पहले सामाजिकरण बच्चे कहाँ होता है दोस्तों, परिवार से। तो ये हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बालक संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होता है। दोस्तों सबको पता है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। मतलब ये पालन स्टेज था उनका, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। तो क्या कर रहा है दोस्तों, 2 से 7 वर्ष, तो 0 से 2 वर्ष तक तो ये था, 2 से 7 वर्ष ये था, 7 से 11 वर्ष ये था, 11 से 18 वर्ष ये था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास डैश से की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों विकास हमेशा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, माने सामान्य से विशिष्ट की विकास हमेशा का डेवलपमेंट क्या होता है, इजी टू स्पेसिफिक या फिर ऑर्डिनरी टू स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थर्ड है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्कीमा दोस्तों होता है जो दिमाग में किसी भी चीज को, पहले हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है उसको स्कीमा बोलते हैं। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, जो पहले आपके दिमाग में कोई किसी की का कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना या फिर समायोजन कर देना या बदल जाना, क्या कहलाता है दोस्तों, तो समायोजन कहलाता है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, नहीं दोस्तों सॉरी, समायोजन तो वो होता है जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई ऑलरेडी कोई कॉन्सेप्ट था, आपके दिमाग में कोई ऑलरेडी कॉन्सेप्ट था और पहले उसमें कोई बदलाव ना हो, बस उसी को जैसे हो वैसे उसको एक्सेप्ट कर लेना,
तो दोस्तों ये आत्मसातकरण होता है। जब किसी को एज इट इज, आप लिखिए एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, ये आत्मसातकरण होता है। अनुकूलन, उसमें अपने आप को ढाल लेना। तो दोस्तों समायोजन इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व या अपरिपक्व, अहम केंद्रित या समाजीकृत। मध्य बाल्यावस्था में भाषा यानी समाजीकृत होता है, अहम केंद्रित होता है, जीववादी होता है, समाजीकृत होता है, परिपक्व होता है या फिर, तो दोस्तों मध्य बाल्यावस्था जब होता है बीच में, तो हमारी जो भाषाएं होती हैं ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, अहम केंद्रित, समाजीकृत। तो दोस्तों सबसे पहले मध्य बाल्य भाषा में समाजीकृत के बजाय, तो दोस्तों ये हो जाएगा अहम केंद्रित, सॉरी समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है। मतलब वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो अपने बारे में सबसे पहले होता है। दूसरों को खिलौना दे देंगे चाहे कुछ भी, दूसरे अपने बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में कब सोचता है। जब एक शिक्षक यह समझता है, जब यह एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे दर्शाता है, तो जो दोस्तों ये जेंडर बेस, लिंग या जेंडर पक्षपात दर्शाता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में इसका समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलती करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो दोस्तों बच्चे कम गलती करें, तो ये तो दोस्तों पता है ना, करके सीखा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिल रहा है, ये सही है। बच्चे बहुत प्रश्न पूछे, बिल्कुल पूछना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन चूंकि नहीं पूछा है, तो ए इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। दोस्तों सबको पता है, ये है हमारा पश्चिम घाट, ये ईवीएस है दोस्तों, ये आपका ईवीएस से क्वेश्चन है, और ये है हमारा पूर्वी घाट। तो कहाँ जा रहा है दोस्तों, पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली, मतलब वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तो दोस्तों चेन्नई कहाँ है, पूर्वी, इस साइड पड़ेगा, इस साइड। तो दोस्तों गोदावरी पड़ेगा, कृष्णा पड़ेगा, नर्मदा पड़ेगा, लेकिन गंगा इधर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तीनों क्या है, गोदावरी जिसकी लंबाई 1465 है, ये दक्षिण भारत की गंगा है, कृष्णा भी उधर ही है, नर्मदा भी उधर ही है, लेकिन दोस्तों गंगा नहीं पड़ेगा। तो गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली की गए से अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा, लेकिन किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, तो गंगा दोस्तों उधर नहीं है, क्योंकि वो यमुना पार करते ही गोदावरी उधर पड़ेगा, कृष्णा पड़ेगा, लेकिन गंगा नहीं पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। मतलब प्रिजर्व करना है किसी भी चीज को ज्यादा दिनों तक, तो दोस्तों आलू चिप्स, दूध पनीर, तो दोस्तों कौन सा, सेब जैम। दोस्तों आलू से आप चिप्स बना दोगे तो वो काफी दिन तक घरों में रहता है, तो रह जाएगा, ये काफी दिन तक प्रिजर्व कर जा सकता है। सेब से जैम बना दोगे आप, रह सकता है। कच्चे आम से अचार बना रह सकता है, लेकिन दूध से आप पनीर अधिक से अधिक 1 से 2 दिन रख सकते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि यही पूछा नहीं है, तो हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो दोस्तों गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। दोस्तों ये आप होमवर्क दीजिएगा, होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि पता चले कि आप लोग भी लेके बस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं या फिर आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। ढूंढेंगे तो बताए, पता बहुत आसान क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया भी था। नीता आंध्र प्रदेश जाती है वह और 2 साड़ी खरीदती है, जो खास तौर पर वही बनती है, वे क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में कौन सी बनती है दोस्तों, पोचमपल्ली और कांजीवरम वहां की फेमस है, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठा पानी से हो सकता है। मलेरिया, निमोनिया, पोलियो, चेचक। दोस्तों पोलियो भी वायरस है, चेचक वायरस, निमोनिया भी, लेकिन दोस्तों मलेरिया जो है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है,
तो कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है दोस्तों? तो ये क्या है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम मच्छर से काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? असम में बिहू, ये त्योहार है दोस्तों, तो असम में बिहू बिल्कुल सही है। उड़ीसा कर्नाटक कथक, तमिलनाडु में लावनी। दोस्तों उड़ीसा में भरतनाट्यम होता है, कर्नाटक में कथक होता है, लेकिन तमिलनाडु में लावनी। लावनी दोस्तों कहाँ का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है दोस्तों। तमिलनाडु में क्या होता है दोस्तों? आपको सबको सबको पता है तमिलनाडु में क्या होता है। उड़ीसा में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ये सब क्या है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो इसका सॉरी एक मिनट, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट ऑप्शन। नहीं है, सॉरी, एक मिनट, ये पूछा है कि कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो दोस्तों उड़ीसा, हाँ ये भी गलत है। उड़ीसा में भरतनाट्यम नहीं होता, उड़िया होता है उसका, इसका है उड़िया। कर्नाटक में यक्षगान है, इसका यक्षगान। कथक तो उत्तर प्रदेश का है। लावणी महाराष्ट्र का है। दोस्तों केवल एक ही सही है हमारा, ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चों को अनुभव और संदर्भों से जोड़ना। बिल्कुल, इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे जब खुद सीखेंगे, खुद स्पर्श करके, खुद उसको देख के करेंगे, तो उनका वो ज्ञान काफी स्थिर रहता है और देर तक बना रहता है उनके दिमाग में। हस्तपर क्रियाकलाप बिल्कुल करके सीखना, ये तो जो बताता है एनसीईआरटी। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, बिल्कुल तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। विषय अनुसार उपागम, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। हस्तपर क्रियाकलाप बच्चों को अनुभव संदर्भों से जोड़ना, हस्तपर क्रियाकलाप बिल्कुल सही है। तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, विषय अनुसार उपागम, ये बात, एक मिनट दोस्तों, ये चारों सही है। अध्यापक बच्चों को अनुभव जोड़ना, हस्तपर क्रियाकलाप। दोस्तों ये ऑप्शन, ये महात्मा गांधी जी के कॉन्सेप्ट से लिया गया था, बाकी लेकिन ये तीनों जो है ये हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद चखा जाता है? सामने से, पीछे से, मध्य से। तो दोस्तों कड़वा स्वाद किस से चखा जाता है? सामने वाले जीभ से। ये सब एनसीईआरटी का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आएगा ये। आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज किस रंग में देखते हैं? काला और सफेद, बैगनी और नीला। दोस्तों ने काला और सफेद देखते हैं, बैगनी नीला हरा नहीं देखते, वो काला और सफेद।